हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। लास्ट वीडियो में हमने जीमेल के ऊपर बात करी और उसमें हमने उसके सारे यूसेस को पढ़ा, उसकी इम्पोर्टेंस को पढ़ा। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे इंटरनेट के ऊपर और इसमें हम एवरीथिंग अबाउट इंटरनेट पढ़ेंगे। इंटरनेट हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस हमको पता है, इसके यूजेस हमको पता है। लेकिन मैं फिर भी ये दावे के साथ कहता हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं जिनको एक्चुअल में इंटरनेट के बारे में पता होता है। अगर आप किसी से पूछोगे ना वेबसाइट कैसे काम करती है, HTTP क्या है, TCP/IP क्या है, DNS क्या है, तो बहुत कम लोग इस बारे में बता पाएंगे। और आई मेक श्योर कि एट लास्ट जब आप इस वीडियो को देख चुके होंगे तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें मालूम होंगी। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो ये मेरा डेस्कटॉप है। मेरे पास HP का लैपटॉप है, i5 प्रोसेसर का, और मेरे को माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एज ब्राउज़र मिला है। ये मैं खोल के दिखाता हूँ, बहुत अच्छा वेब ब्राउज़र है और इसका इंटरफेस भी काफ़ी अच्छा है। ठीक, इसके अलावा मेरे को क्रोम मिला हुआ है। क्रोम भी काफ़ी अच्छा वेब ब्राउज़र है। मैं इसको कॉलेज लाइफ से यूज़ करता आ रहा हूँ और मैं इसका यूज़ टू हूँ। इससे पहले मैंने UC ब्राउज़र यूज़ किया, उससे पहले ओपेरा मिनी यूज़ किया अपने स्कूल लाइफ में, उससे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर था। वो तो मतलब कतई टॉर्चर था। एक दो काम कर लो एक क्लिक करने के बाद, उसके बाद भी वो गोल गोल घूमता रहता था। लेकिन टाइम के साथ इसरो ने कई सारी सैटेलाइट्स भेजी, उसके बाद फिर इंटरनेट टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई, ऑप्टिकल फाइबर बिछाए गए, अब इंटरनेट कनेक्शंस भी काफ़ी अच्छे हैं। तो वेब ब्राउज़र ने भी अपने आप को मॉडिफाई किया। अब तो जियो फाइबर लग गए या काफ़ी फाइबर्स लग गए हैं, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो गई है। तो सबसे पहले मैंने जब अपना क्रोम ब्राउज़र खोला, तो ब्राउज़र खोलने के बाद जो पहला विंडो खुली, हाँ, जब ब्राउज़र खोलने के बाद सबसे पहले विंडो खुलती है और विंडो में जो सबसे पहला पेज खुलता है उसको होम पेज बोलते हैं। आप होम पेज को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे हम सबसे ज़्यादा गूगल यूज़ करते हैं, हम सबको मालूम है, तो मैंने गूगल ही अपने होम पेज पे ऐड किया हुआ है। आप यहाँ पे और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ऐड शॉर्टकट का आइकन दिख रहा है, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक, अब हम ऊपर से शुरू करते हैं। हमको सबसे ऊपर ये न्यू टैब लिखा हुआ दिख रहा है। तो टैब का मतलब है कि आप विंडो में एक से ज़्यादा बहुत सारे टैब खोल सकते हैं, जिसको पेज बोलते हैं। और इसको आप n नंबर ऑफ टाइम खोल सकते हैं, जितने मर्जी आपका मन करे उतने मर्जी खोल लो। उसके बाद हमको ये नीचे टूल बार दिख रही है। इस टूल बार में आप शॉर्टकट वेबसाइट के शॉर्टकट वेबसाइट्स ऐड कर सकते हो। जैसे मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे गाइड लिख के वेबसाइट को ऐड किया हुआ है। तो इसको ऐड टू फेवरेट करने को क्या बोलते हैं, हम बुक मार्क किया हुआ है। तो टूल बार में हम बुक मार्क करते हैं और बुक मार्क को हम ऐड टू फेवरेट बोलते हैं। अब ये जो आपको रेड आइकन दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको फेविकॉन बोलते हैं। फेविकॉन क्या होता है, स्मॉल आइकन होता है। जैसे ये गाइड लिखा है तो यहाँ पे ये फेविकॉन दिख रहा है आपको, ये भी गाइड लिखा है, ये भी गाइड लिखा है, ये प्रैक्टिस मोक का है, ये कैनवा का है, और ये ओली बोर्ड का है, ये NVS का है, ये UKSSC का है। मैं सरकारी रिज़ल्ट बहुत ओपनली यूज़ करता हूँ, तो ये सरकारी रिज़ल्ट का है, ये जॉब अलर्ट का है, और भी आगे कई सारे आइकन हैं। तो इसके बाद यहाँ पर जो सबसे पहले मैं आपको सरकारी रिज़ल्ट की वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ। ये मैंने सरकारी रिज़ल्ट की वेबसाइट खोली। अब अगर मुझे बैक जाना है तो मैं इस बटन को या इस को प्रेस करूँगा, ये बैक गया और ये फॉरवर्ड गया। अब मुझे इसको रिलोड करना है तो मैं इसको दबाऊँगा और इसको ये रिफ़्रेश हो जाएगा या रीलोड हो जाएगा, इसको कुछ भी कह लो आप। ये Ctrl+R से भी हो जाता है और F5 से भी हो जाता है।
तो अब इसको क्या बोलते हैं, इसको नेविगेशन बटन बोलते हैं, नेविगेशन बटन बोलते हैं, ठीक है। और इसके आगे जो बना हुआ है इसको एड्रेस बार बोलते हैं। और इस एड्रेस बार में हम जब कुछ लिखते हैं तो उसको URL बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और ये वेबसाइट की URL होती है। और हर URL की अपनी एक IP एड्रेस होती है जिसको इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं, ठीक। अब मैंने सरकारी रिज़ल्ट इसमें सर्च किया तो सरकारी रिज़ल्ट वेबसाइट का डोमेन नेम हुआ, डोमेन नेम का अपना एक डोमेन नेम तो वेबसाइट हो गई, वेबसाइट का नाम हो गया। लेकिन ये बात मुझको भी पता है और आपको भी पता है कि कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज पे काम करता है, और बाइनरी लैंग्वेज में होती है केवल 2 डिजिट, 0 या 1। तो मैंने इसमें सरकारी रिज़ल्ट लिखा और ब्राउज़र ने सर्च किया, ये सरकारी रिज़ल्ट ही क्यों खुला, इसमें तो URL टाइप होना था। तो जब मैंने इसमें डोमेन नेम डाला और वेबसाइट खुली तो डोमेन नेम ने, वेब ब्राउज़र ने डोमेन नेम सर्विस से कहा कि इस डोमेन का क्या URL है। अब यहीं से कहानी शुरू होती है असली वेबसाइट की। मैंने अपने वेब ब्राउज़र में सर्च किया सरकारी रिज़ल्ट, मेरे वेब ब्राउज़र ने डोमेन नेम सर्विस से कहा कि इस डोमेन नेम का URL बताओ। तो ये जो URL बताएगा ये कौन बताएगा, ये बताएगा डोमेन नेम सर्विस। और ये जो डोमेन नेम सर्विस है ये कौन हमको अवेलेबल कराता है, ये करवाता है ISP। और ये ISP क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे जियो या एयरटेल या वोडाफोन आइडिया, इनको बोलते हैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक। मैंने अपने एड्रेस बार में एक URL टाइप कर दिया, क्योंकि पहले तो मैं डोमेन नेम कह रहा था, अब तो डोमेन नेम मिल गया तो हम अब इसमें URL बोलेंगे। तो मैंने अपने वेब ब्राउज़र की एड्रेस बार में URL टाइप किया। मेरे वेब ब्राउज़र ने DNS से IP एड्रेस मांगा, ये IP एड्रेस DNS से मिल गया, ठीक है। पहले वेब ब्राउज़र ने DNS से IP एड्रेस की रिक्वेस्ट की, अब इसको IP एड्रेस मिल गया। अब मेरा वेब ब्राउज़र वेब सर्वर के साथ लिंक सेटअप करेगा। ये वेब सर्वर क्या होता है, ये वेब सर्वर होता है जो बहुत सारे कंप्यूटर्स को या बहुत सारा जो डेटा कलेक्ट करके रखता है। जैसे अगर HDFC बैंक इंडिया का बैंक है और मैं यहाँ से HDFC के बारे में सर्च करूँगा तो HDFC का जो वेबसाइट है वो किसी न किसी वेब सर्वर के पास लिंक होगी। और ये वेब सर्वर बहुत अच्छी जगह पे, जैसे कोई बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं इंडिया में, दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर है, तो वहाँ पर इनका वेब सर्वर होगा। जैसे स्काई स्पोर्ट है, ये लंदन की कंपनी, लंदन की वेबसाइट है तो इसका वेब सर्वर लंदन में होगा, और कई सारों का अमेरिका में होगा। तो ये सब वेब सर्वर पे होता है। तो मेरे वेब ब्राउज़र ने सरकारी रिज़ल्ट के वेब सर्वर के साथ लिंक सेटअप किया। और ये लिंक कैसे सेटअप होता है, लिंक सेटअप होता है TCP/IP से। TCP/IP ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है, इस पे ट्रांसपोर्ट लेयर पे। तो TCP/IP क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP/IP। और यहाँ से डेटा कौन कलेक्ट करेगा, मतलब लिंक तो पहले तो लिंक सेटअप हो गया वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच में, अब कनेक्शन बिल्ड हो गया। अब डेटा कौन सेंड करेगा, वो करेगा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ठीक। अब डेटा सेंड या रिसीव होगा, ये किस पे होगा, ये एप्लीकेशन लेयर पे होगा। और ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है, ये OSI मॉडल में पढ़ेंगे हम। यहाँ पे बस मैं केवल एक अंडरस्टैंडिंग बिठाने के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक। अब हमने ये समझ लिया कि हमारा वेब ब्राउज़र वेब सर्वर के साथ कैसे लिंक बिठाता है, ठीक है।
वेबसाइट बनने के लिए 3 लैंग्वेजेस का मोस्टली यूज़ होता है। जैसे HTML है, वो बहुत बेसिक है, स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज का यूज़ होता है। मतलब इतना बेसिक है जैसे हमारी बॉडी है, उसमें से केवल हड्डियाँ हड्डियाँ का ढांचा अगर आपने देखा होगा कभी इमेज में या अपनी बुक में, तो केवल हड्डियों का जो ढांचा होता है उसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल स्केलेटन। बहुत बेसिक है एच टी एम एल की एक बार मैं आपको जो है नेट पे सर्च करके दिखाता हूँ HTML कितनी बेसिक होती है। मतलब बिल्कुल भी वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती है। शुरू शुरू में जब ये आई थी तभी इसको यूज़ करते थे, अब तो HTML का कोई यूज़ ही नहीं है। ये देखो ऐसी होती है HTML, बिल्कुल ही बेसिक होती है ये। ठीक, अगर आपने कोई वेबसाइट देखनी हो ऐसी जो बिल्कुल भी यूज़र फ्रेंडली ना हो, तो उसमें तो ट्रैफिक ही नहीं आएगा, तो फिर वो वेबसाइट में लोग जाएंगे ही क्यों। ठीक है, इसके बाद आती है हमारे पास CSS, कास्केडिंग, स्टाइल शीट्स। ये थोड़ी सी एडवांस होती है, ये आपको देखने में अच्छी लगेगी। ठीक, ये जैसे इसमें CSS वेबसाइट लिख देते हैं, तो ये देखिए आप, ये देखने में कितनी अच्छी लग रही है, बहुत यूज़र फ्रेंडली होगी ये। ठीक है, और इसमें ट्रैफिक भी आएगा, लोग देखेंगे भी। और इससे भी एडवांस जो होती है वो होती है जावा। जावा इतनी अच्छी क्यों होती है? जावा का अच्छा होने का मतलब है कि वो आपको इंटरेक्ट भी करेगी आपके साथ। इंटरेक्ट कैसे करेगी? अगर आपने कभी अमेज़ोन पे शॉपिंग की हो, फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग की हो, आप उसको अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल कर लोगे और अपने फ़िल्टर लगा लोगे कि आपको कौन सी चीज़ चाहिए, कैसी चाहिए, तो वो आपको इंटरेक्शन करने में हेल्प भी करती है। उसको बोलते हैं जावा में बहुत ज़्यादा एडवांस है वो। ठीक है, तो कई जैसे मैं आपको एक बार सर्च करके दिखा देता हूँ अमेज़ोन की वेबसाइट में ना। अब ये देखिए, जैसे ये अमेज़ोन की वेबसाइट खुल गई। अब यहाँ पे आप इसके साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हो। आपको कोई चीज़ हटानी हो, देखनी हो, तो आप इसके साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से प्रेस करके इसको आगे पीछे जा सकता हूँ। ये देखो, ये हो रहा है ना, ये वॉच की ऐड आ रहे हैं। तो ऐसा आप CSS में नहीं कर सकते, और HTML में तो हो ही नहीं सकता, कतई नहीं हो सकता उसमें तो, वो तो बहुत ही बेसिक लैंग्वेज है। ठीक, तो ये मैंने आपको वेबसाइट के बारे में बताया। इसमें आप बहुत सारे प्लगइन यूज़ कर सकते हो अपने वेब ब्राउज़र को और कस्टमाइज़ करने के लिए। ये प्लगइन का मतलब क्या होता है? ये एडिशनल फीचर होते हैं जो आप अपने वेब ब्राउज़र में यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आपने कभी कोई एक्सटेंशन यूज़ करना हो तो आप क्या करोगे, आपको अगर सपोज़ करो यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड करनी हो तो उसके भी एक्सटेंशन आते हैं। या जैसे ये जावा में क्या होता है कि एकदम से पॉपअप सामने आ जाते हैं। ये पॉपअप क्या होता है? पॉपअप का मतलब होता है, जैसे सपोज़ करो एक योगी ने बहुत तपस्या करी, उसके बाद क्या हुआ, भगवान प्रकट हो गए, तो प्रकट होने को क्या बोलते हैं? पॉपअप हो गए। तो ऐसे ही क्या होता है, वेबसाइट में अचानक से एक ऐड आ जाता है या कोई एक छोटे से वो मैसेज से भेज देते हैं वेबसाइट में, उसको बोलते हैं पॉपअप होना। तो जावा में पॉपअप ब्लॉकर भी होते हैं। ठीक, तो आप उसको पॉपअप ब्लॉकर भी एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो हटाने के लिए। तो आपके अकॉर्डिंग आप अपने वेब ब्राउज़र को किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया वेब ब्राउज़र क्या होता है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जो आपको वेबसाइट को असेस करने में हेल्प करती है, और यूज़र जो वेब पेज को रिक्वेस्ट करता है वो पर्टिकुलर वेबसाइट में फिर ओपन हो जाता है। वेब ब्राउज़र फाइल्स को रिट्रीव करता है वेब सर्वर से और डिस्प्ले करता है आपकी यूज़र की स्क्रीन पर। ठीक, अब मैंने वेब ब्राउज़र कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया। फिर URL यूनिवर्सल रिसोर्स, सॉरी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये यूनिफॉर्म क्यों होता है? ये यूनिफॉर्म होता है क्योंकि अगर सपोज़ करो कि आपने एक अच्छी वेबसाइट खोली HDFC, ठीक है,
खोल लिया आपने। अब क्या होगा कि HDFC केवल आपके लिए HDFC नहीं है, सबके लिए HDFC है, ठीक। अगर वो सबके लिए है तो फिर वो यूनिफॉर्म होगी, वो केवल आपके लिए नहीं होगी, ठीक है। इसलिए इसको यूनिफॉर्म बोलते हैं। ये देखो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और रिसोर्स का मतलब क्या हुआ कि इसका सोर्स कहाँ पर है, तो जहाँ पे भी है उस वहाँ से ये रिसोर्स, इसकी लोकेशन को इसको लोकेटर बोलते हैं, क्योंकि ये जिसकी जो स्पेसिफिक लोकेशन है ये वहाँ से उस रिसोर्स के पास जा कर के उस वेबसाइट को लेकर के आएगा, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक। इसके बाद आईपी एड्रेस, मैंने आपको बताया कि ये लोकेशन होती है यहाँ पे इसकी स्पेसिफिक। फिर मैंने आपको बताया डीएनएस क्या होता है। डीएनएस होता है डोमेन नेम सिस्टम सर्विस। ये डेटाबेस होता है सारे रिकॉर्ड्स का, डोमेन्स का। तो ये वेबसाइट्स को डिस्कवर करने में हेल्प करता है, और इसमें ह्यूमन रीडेबल एड्रेस होते हैं, ठीक। और इसमें कई सारे शॉर्टकट्स की बता देता हूँ मैं आपको, जो आपको यूज़ करने ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको कोई बुक मार्क करना हो तो Ctrl+D से कर लो, जैसे मैंने यहाँ पे नीचे टूल बार में किए हुए हैं सारे। और अगर आपको नई विंडो खोलनी है तो Ctrl+N से खोल लो। और इसमें अगर आपको टैब खोलनी है तो आप जितने मर्जी उतने टैब खोल सकते हो, इसको आप Ctrl+T से भी खोल सकते हो। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट बात है। अब आप Ctrl+Shift+N से इनकॉग्निटो मोड खोल सकते हो। ये इनकॉग्निटो मोड की क्या इम्पोर्टेंस होती है? इनकॉग्निटो मोड की इम्पोर्टेंस होती है कि आप सपोज़ करो अपने दोस्त का कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो और आपने उसमें कुछ सर्च किया, और सर्च करने के बाद आपको लगा कि ये जो मैंने सर्च किया वो मेरा दोस्त ना देख ले, तो आप क्या करोगे, पूरी की पूरी हिस्ट्री डिलीट कर दोगे। उससे क्या होगा कि हिस्ट्री आपके दोस्त की भी डिलीट हो जाएगी, और जब उसकी डिलीट होगी तो उसके लिए तो समस्या खड़ी हो जाएगी। वो बोलेगा यार तुमने तो पूरा मेरी हिस्ट्री डिलीट कर दी। और जब हिस्ट्री डिलीट होती है तो उसमें कैच और कुकीज़ भी डिलीट हो जाती है। कैच और कुकीज़ क्या होता है? कैच होता है जो जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो हमारी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन थोड़ी सी हमारे ब्राउज़र में सेव हो जाती है। उससे जब हम नेक्स्ट टाइम किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं तो वो खुलने में बहुत कम टाइम लेती है। और कुकीज़ क्या होता है? कुकीज़ होता है जब हम किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं, उस सर्च करने के बाद हम उसमें क्या क्या देखते हैं, क्या क्या सर्च करते हैं, उसकी स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में इंफॉर्मेशन कुकीज़ में सेव हो जाती है। अक्सर आपने कोई भी वेबसाइट खोली होगी जो एक अच्छी वेबसाइट होगी, ऑथेंटिक वेबसाइट होगी, वो आपसे सबसे पहले पूछती है ना कि इसमें हम सबसे पहले क्या करें कि आपकी कुकी सेव कर लें। तो आप येस या नो बोलोगे तो वो कुकी सेव कर लेता है। तो वो क्या करता है, आपकी एक एक गतिविधि के ऊपर नज़र रखता है और अपने पास कुकी सेव कर लेता है। एग्जाम्पल से बताता हूँ। आपके कंप्यूटर में अगर अमेज़ोन की वेबसाइट खुली हुई है तो वो बहुत आसानी से नेक्स्ट टाइम खुल जाएगी, ठीक। अब आपने अमेज़ोन की वेबसाइट जब दोबारा खोलोगे तो उसकी पहले वाली इन्फॉर्मेशन कैश मेमोरी में सेव होगी, कैश मेमोरी में सेव होगी। अब आपने अमेज़ोन की वेबसाइट में क्या क्या सर्च किया, जैसे कोई शर्ट सर्च की, शूज़ सर्च किए, बेल्ट सर्च की, या कोई ग्रोसरी आइटम सर्च किया, तो अमेज़ोन की वेबसाइट में आपकी एक एक एक्टिविटी को उसने सेव करके रख लिया। सपोज़ करो आपने शूज़ को सर्च किया और शूज़ ख़रीदे नहीं, तो वो क्या करेगा, आपकी कुकीज़ की में उसकी सारी की सारी एक्टिविटीज़ को सेव करके रख देगा। अब नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई वेबसाइट पे विज़िट करोगे तो वो वहाँ पे आपको उसकी एड्स दिखाना शुरू कर देगा। तो इससे फ़ायदा तो होता ही है इनको, क्योंकि सपोज़ करो आपको लेनी है कार और वो ऐड दिखा रहा है बाइक के, तो वो तो कुछ सही नहीं है ना। और अगर आपको कार ही चाहिए और वो कार की ऐड दिखाए तो कितना बढ़िया हो जाएगा। तो जब आप नेक्स्ट टाइम कुकीज़ को ऑन करोगे तो आपकी सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो उसमें सेव हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम ऐसे ही तो होता है ना कि जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं हमको एडवर्टाइजमेंट हमारे कोडिंग को दिखते हैं, तो ये उसका सबसे बड़ा रीज़न है।
तो अगली बार जब भी आपको वैसे तो कुकीज़ को सेव नहीं करना चाहिए सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए भी, लेकिन अब वैसे वेबसाइट भी काफ़ी सारी सिक्योर हैं, क्योंकि अब HTTP यूज़ नहीं होता, अब यूज़ होता है HTTS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसमें क्या होता है कि आगे एस लगा होता है, उसका मतलब होता है सिक्योर। ठीक, HTTS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योर। तो ये हो गया एक चीज़। अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, बाकी इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी।